तो आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट का, जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इस बार जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है वो आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करवा रहा है, और आईआईटी गुवाहाटी के फेवरेट दो ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड। तो मोस्टली चांसेस हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने के। और एक क्विक रिवीजन और कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है कि 10-10 घंटे का क्विक रिवीजन वीडियो ही बन रहा है। तो 10-10 घंटे नहीं लगेंगे आपको, इसमें 15 से 20 मिनट लगेगा और आपके थर्मोडायनेमिक्स का पूरा क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद करते हुए थर्मोडायनेमिक्स का क्विक रिवीजन। सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स समझते हैं। तो हमें थर्मो और डायनेमिक्स, थर्मो मींस हीट। अगर हमारा हीट जो है वो डायनेमिक फॉर्म में है तो हम उसको क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। लेकिन फिर हम बोलेंगे हीट एंड मास ट्रांसफर भी तो वही है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो बात करता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करता है। और हीट एंड मास ट्रांसफर इन ट्रांजिएंट कंडीशन में, जब हमारा स्टडी स्टेट फ्लो में हीट ट्रांसफर होता है, उस कंडीशन की बात करता है। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की बात करता है। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में जहां पर या जिस चीज को हम स्टडी करते हैं उसको सिस्टम बोलते हैं, जहां पे हमारा कंसंट्रेशन रहता है। सिस्टम, देन सराउंडिंग। जहां पर हमारा स्टडी कंसंट्रेटेड है वो हमारा क्या हो गया? सिस्टम हो गया। और सिस्टम के अलावा जो भी एक्सटर्नल है वो हमारा सराउंडिंग हो गया, एक्सटर्नल टू सिस्टम। अब इन दोनों को सेपरेट कौन करेगा? इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमारे पास बाउंड्री रहेगी, और ये बाउंड्री जो है वो रियल हो सकती है या इमेजिनरी हो सकती है। या क्या हो सकती है? इमेजिनरी हो सकती है। सपोज दैट ये मेरा कुकर है और कुकर के अंदर पानी भरा हुआ है, और यहां पे जाकर के हम इसको नीचे से हीटअप कर रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, और हीटअप करने के साथ में आप कुकर के अंदर मैंने ऊपर ढक्कन लगा करके रखा हुआ है। अब इसमें मेरा सिस्टम और सराउंडिंग मेरे अकॉर्डिंग होगा। तो या तो मैं सिस्टम इसको ले लूं, सिस्टम, तो सिस्टम ये होगा तो सराउंडिंग ये पूरा एरिया हो जाएगा। या मैं सिस्टम किसको मान सकता हूं? या सिस्टम में इतना जो भी पूरा वॉल्यूम है कुकर के अंदर का उसको मैं सिस्टम मान सकता हूं, या पूरा कुकर का जो एक्सटर्नल है इसको मैं सिस्टम मान सकता हूं। तो सिस्टम और सराउंडिंग मेरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए कहां पे मुझे स्टडी कंसंट्रेट करना है वो मेरा सिस्टम होगा, और जो सिस्टम के बाहर वाला होगा वो सराउंडिंग होगा। जब सिस्टम के बाहर वाला जो भी सराउंडिंग है तब तो क्या हो जाएगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को मिलाकर के मेरा क्या बन जाएगा? यूनिवर्स बन जाएगा। और यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है? हमेशा इंक्रीज होती है। तो इसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे। तो सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, बाउंड्री हो गया। और बाउंड्री कैसे हो सकती है? रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है। ठीक है। अब जो हमारी सिस्टम है वो कितने टाइप के होते हैं? तो जो हमारे सिस्टम्स हैं वो ओपन सिस्टम हो सकता है, क्लोज सिस्टम हो सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। 3 टाइप के ही सिस्टम हो सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा हीट और मास, हीट और वर्क और मास, ये दो हमारे इंपोर्टेंट फेनोमेना होती है। मींस अगर हमारा ओपन सिस्टम है, सपोज दैट ये मैंने एक टब लेके रखा हुआ है, अभी क्या है? ओपन सिस्टम है, हमारा स्टीम जनरेशन हो रहा है और वहां से कंडेंस होकर के भी पानी नीचे गिर रहा है। तो इसमें हीट ट्रांसफर भी हो रहा है एक्सटर्नल सिस्टम में, है ना। ये मैंने बाउंड्री बना ली है ना। अब इसमें क्या हो रहा है? स्टीम जा रही है बाहर। तो ये सिस्टम कैसा है? ओपन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि जो मेरी स्टीम है वो एक्सटर्नल टू सिस्टम जा रही है। तो ओपन सिस्टम में मास का ट्रांसफर होता है और हीट का ट्रांसफर, क्योंकि जो स्टीम है वो अपने साथ में हीट कुछ ले जा रही है ना, कैरी ओवर करके, तो हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है। अब क्लोज सिस्टम की बात करें, जैसे हमारा कुकर है और कुकर के अंदर मैंने सिस्टम को केवल इतने एरिया में लिया हुआ है, ठीक है, पूरे अंदर का एरिया ले लिया हुआ। तो अब इसके अंदर कुछ बाहर से मास आ सकता है क्या? या बाहर से स्टीम आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो मास ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन हीट जो है, मैं यहां से हीट दे रहा हूं उसको, तो हीट तो जा रही है ना। क्यों? हीट इसके अंदर जा रही है सिस्टम के अंदर, तो हीट का इंटरेक्शन हो सकता है या हीट जा सकती है। ठीक है। अगर हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होगा, मींस हमने पूरी तरीके से, एक फ्लास्क है मेरे पास में, पानी का फ्लास्क है, इसके अंदर मैंने गर्म चाय भर दी है। ठीक है। अब फ्लास्क तो ऐसा होगा, बीच में वैक्यूम होगा, इसके अंदर मैंने चाय भर दी, तो हीट ना इससे बाहर जा पा रही है, ना ही हीट इसमें अंदर आ पा रही है। ठीक है। और जो इसके अंदर टी है या चाय है, उसकी अगर स्टीम भी अगर यहां पर बन रही है
तो वो भी बाहर नहीं जा पा रही है और ना ही कुछ अंदर आ पा रहा है। तो ना ही आइसोलेटेड सिस्टम में हीट का ट्रांसफर होता है, ना ही मास का ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली सिस्टम में हमारे ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड होते हैं बेसिकली ट्रांसफर बेसिस पे, हीट का ट्रांसफर और मास के ट्रांसफर बेसिस पे। ठीक है, तो हमारा सिस्टम हो गया। जब भी हम किसी चीज को स्टडी करते हैं तो या तो हम बहुत डेप्थ में जाकर के स्टडी करें, या डेप्थ में जाकर के रफली सैलो स्टडी करें। अब डेप्थ में अगर हम स्टडी करेंगे, जैसे मैंने कुकर रखा हुआ है, तो कुकर के एक एटम पे चला गया हूं, मींस एक पानी का एटम जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है हीट के साथ में, मींस उसको जैसे हीट मिली उसका बॉन्ड जो है वो भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। मान लिया आइस था, क्रिस्टलाइन से उसका फेज चेंज हुआ, फिर फेज चेंज होने के बाद लिक्विड बना, लिक्विड होने के बाद उसका हीट इंक्रीज हुआ, हीट इंक्रीज होने के बाद उसमें फेज चेंज हो रहा है। तो कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस हो रहा है। तो अगर हमारे पास में दो अप्रोच होती है थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने की, पहला होता है अप्रोच माइक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक। अब इनको समझने के लिए हम दो तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम क्लास के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो जो हम क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स जो हम पढ़ते हैं वो मैक्रोस्कोपिक पढ़ते हैं। तो क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये क्लासिकल, जो हम क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं वो क्लासिकल है, जो क्लास के बाहर पढ़ रहे हैं वो स्टेटिस्टिकल है। मैक्रोस्कोपिक में हम एवरेज बेवियर लेते हैं, यहां पर हम माइक्रोस्कोपिक में एक एटम पे जा रहे थे, यहां पे पूरे एटम को एक साथ लेकर के देखेंगे, पूरा पानी यहां पे है और पानी के साथ में क्या हो रहा है, स्टीम बनी, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और फिर तब हुआ। लेकिन नहीं, अगर हम माइक्रोस्कोपिक में जाएंगे तो पानी है, पानी का बॉन्ड टूट रहा है, पहले पानी का दूसरा स्ट्रक्चर था, है ना, फिर बाद में बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद फिर वो गैसियस स्टेट में आया। वो कौन सी अप्रोच रहेगी मेरी, माइक्रोस्कोपिक, उसको हम स्टेटिस्टिकल बोलेंगे और इसको हम क्लासिकल बोलेंगे। जो भी मेरी थर्मोडायनेमिक्स है वो टोटल पूरी इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। तो इक्विलिब्रियम कितने टाइप के हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम अगर हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम, तो थर्मोडायनेमिक में हमारे पास में थर्मो भी है, डायनेमिक भी है। तो थर्मल से तो अकेला काम नहीं चलने वाला, तो हमें कौन कौन से इक्विलिब्रियम चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम भी चाहिए, मैकेनिकल भी चाहिए और केमिकल भी चाहिए। थर्मल मींस हीट का ना ही आ रही है ना हीट जा रही है, तो क्या हो जाएगा, वो थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। मैकेनिकल, फोर्स उसमें बैलेंस्ड है, अगर फोर्स अनबैलेंस होंगे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होगी। अब केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, जब हमारे तीनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। प्योर सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल एग्रीगेशन और केमिकल कंपोजिशन जिनका सेम होता है, वो कंडीशन प्योर सब्सटेंस की होती है। और प्योर सब्सटेंस की कंडीशन में हमारा एक रूल होता है, P प्लस एफ बराबर में C प्लस 2। P प्योर जो फेजेस हैं, कितनी फेज होंगी, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, C जो भी हमारे पास में कंपोजिशन है, 2 प्लस में 2 हमारा रहता है। वाटर और स्टीम की बात करें, फेज दो है, क्योंकि लिक्विड फेज है और दूसरा गैसियस फेज है, दो फेज होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। फिर केमिकल कंपोजिशन, दोनों का केमिकल कंपोजिशन H2O ही है, एक ही केमिकल है, तो 1 प्लस 2 लग दिया, तो F बराबर में कितना हो गया, 1। तो जो हमारी वेट स्टीम है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 1 होती है। क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें वेट स्टीम की, तो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, मींस टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की स्ट्रेट लाइन होती है। अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेट में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। या फेज चेंज की कंडीशन में हमारा टेम्परेचर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब हमारे पास में सबसे पहले बात आती है तो प्रॉपर्टीज की बात आती है। प्रॉपर्टीज हमारी दो टाइप की होती है, इंटेंसिव और दूसरा एक्सटेंसिव। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिनसे हमारी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी स्टेट डिफाइन होती है, उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी डिफाइन होती है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या कहलाएंगी, प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। प्रॉपर्टीज हमारी इंटेंसिव होती है, एक्सटेंसिव होती है। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, इंट लगा तो इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो वो हमारी सारी क्या हो जाएंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जाएंगी। कैसे प्रॉपर्टीज, हमारा मास कितना है सिस्टम का, वॉल्यूम कितना है, हीट कैपेसिटी कितनी है, स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है। तो ये सभी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं।
अगर हम इंटेंसिव की बात करें, जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मास से कोई मतलब नहीं है इनका, तो सबसे पहले स्पेसिफिक डेंसिटी, इससे कोई मास से लेना नहीं है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी क्या है, मास से कोई भी मतलब नहीं है। मास, इसका तो मास से मतलब है, तो ये एक्सटेंसिव हो गया। वॉल्यूम, ये भी मास है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है मास पे, नहीं करती है, तो ये इंटेंसिव होगी प्रॉपर्टी। टेम्परेचर मास पे डिपेंड करती है, नहीं करती है। प्रेशर इंटेंसिव है, तो ये सभी हमारी क्या होगी, सारी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बाद हमारे पास में एक और पॉइंट आता है, स्टेट। हम थर्मोडायनेमिक में, जैसे अगर मैं बात करूं, मेरी पोजीशन, मेरी पहचान कैसे होगी, मेरे नाम से, मेरी एज से, मेरे मदर से, मेरे फादर के नेम से, और मैं कहां रहता हूं उससे, इन सभी चीजों से मेरी स्टेट डिफाइन होती है, मैं कौन हूं, मेरी पहचान है। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक में अगर हम किसी सिस्टम की पहचान करना है हमें, तो वो किससे होती है, स्टेट से होती है। और वो स्टेट कौन डिफाइन करता है, वो स्टेट प्रॉपर्टीज डिफाइन करती है। तो प्रॉपर्टीज के थ्रू हम उसकी स्टेट की पहचान करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हर सिस्टम की हर एक जगह पे कुछ ना कुछ स्टेट होती है। तो जब अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो प्रोसेस मींस क्या होता है, स्टेट का चेंज होना। स्टेट का चेंज होना मींस प्रॉपर्टीज का चेंज होना। अगर हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाती हैं, तो उसको चेंज होने में कुछ ना कुछ हमें काम करना पड़ेगा। वो काम हमारा क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। उसको हम थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में प्रोसेस बोलते हैं। और ऐसे ही जब हमारी प्रोसेसेस आपस में मिल जाती हैं, तो हम उसको एक साइकिल नाम दे देते हैं। अब साइकिल के लिए एक कंडीशन जरूर इंपॉर्टेंट होती है, क्या, जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस का स्टार्टिंग और लास्ट प्रोसेस का एंडिंग दोनों सेम होना चाहिए। मींस प्रोसेस हमारी जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पर खत्म होना चाहिए। मींस सपोज दैट ए, पहले हमारी स्टेट ए थी, फिर दूसरी स्टेट ए हो गई, फिर तीसरी स्टेट ए हो गई, फिर चौथी स्टेट ए हो गई, फिर पांचवी स्टेट ए हो गई, फिर हमारी फाइनली जाकर के 1 पे आ गई। तो ये पूरी क्या हो गई, ये थर्मोडायनेमिक साइकिल हो गई। ठीक है, थर्मोडायनेमिक में हम जब भी पढ़ते हैं तो हमारे पास में सबसे पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात आती है। अगर हम किसी भी प्रोसेस में क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, मींस कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर हम जा रहे हैं तो उसको हम प्रोसेस बोल रहे हैं। अब ऐसी प्रोसेस जो यहां से लेकर यहां तक जा सकती है, और अगर हम डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो यहां से एग्जैक्टली वहीं पे आ जाएगी, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी। अब रिवर्सिबल को समझने से पहले हम इरिवर्सिबल समझ लेंगे, तो हमें क्लियर हो जाएगा इरिवर्सिबल कौन कौन सी प्रोसेस है। अब इरिवर्सिबल, जैसे अगर टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है और मैंने यहां पे इसका ढक्कन खोल दिया, यहां पे नीचे टैंक का टैप खोल दिया, बटन खोल दिया, या जो भी नल है उसको खोल दिया, तो पानी पूरा ड्रेन हो जाएगा। तो एक प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब मैं चाहूं नीचे पानी आ गया, वो अपने आप यहां पे चला जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं आने वाला। तो ये प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ऐसे ही हमारी एक प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वासी स्टैटिक। स्टैटिक मींस जो स्टैटिक कंडीशन में, क्वासी मींस जो हमें लग रहा है नहीं लेकिन लग रहा है। तो स्टैटिक मींस इतना स्लोली हो रहा है, इतना स्लोली चेंज हो रहा है कि हमें लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक। जैसे पेड़ का बढ़ना इनफाइनाइटली स्लो, इतनी इनफाइनाइटली स्लो है कि प्रोसेस में पता नहीं चलती है, उसको हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। अगर हमारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ये तो हमारे थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया। अब मेन बात पर आते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट पे। अब सबसे पहले आता है जीरोथ लॉ। तो जीरोथ क्या, मतलब जहां से बैक फाउंडेशन है थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर। जीरोथ लॉ किसका है, टेम्परेचर है, फाउंडेशन है। मींस अगर हमारा एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी ए है, वो आपस में तीसरी बॉडी के साथ ए इससे इक्विलिब्रियम है, ए इससे इक्विलिब्रियम है। मींस सपोज दैट एक गर्लफ्रेंड है, वो इस लड़के की भी है, इस लड़के की भी है, तो अगर इन दोनों की गर्लफ्रेंड सेम है तो इन दोनों के भी आपस में रिश्ते अच्छे होंगे क्या, नहीं होते। रियलिटी में नहीं चलता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में चलता है। कैसे, अगर ए और बी दोनों सी के साथ में इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, ए और बी भी आपस में इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो एक किसका कहना है, जीरोथ लॉ का कहना है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। दो बॉडी है, तीसरी बॉडी का थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों बॉडी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। तो अगर हम जो तीसरी बॉडी है इसकी जगह थर्मामीटर रख दें, तो होगा क्या, ए और बी दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एक 1954 और 1954 के बाद क्या हुआ, 1954 के बाद में, कि जिससे कि चेंज हो गया। पहले क्या होता था, ट्रिपल पॉइंट को हमने, एक जो हमारा मानक सिस्टम है ना, वो ट्रिपल पॉइंट को उसने एक्सेप्ट कर लिया 1954 में,
कि नहीं इसको हम एक मानक के फॉर्म में लेंगे टेम्परेचर में। तो पहले क्या होता था, पहले 1954 के पहले ये चलता था, मींस जो हमारा प्रेशर है अभी का वो, और जो टेम्परेचर अभी का वो, पी आइस पी एस माइनस पी आइस, पी स्टीम प्रेशर ऑफ स्टीम माइनस प्रेशर ऑफ आइस माइनस प्रेशर ऑफ आइस, ठीक है। तो इससे हमें क्या आता था, हमारा पहले टेम्परेचर अगर हमें फाइंड करना होता तो हम ऐसे फाइंड करते थे। लेकिन 1954 के बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं इतना मैथ नहीं करना, सीधा ट्रिपल पॉइंट ले लो, ट्रिपल पॉइंट के बाद काम हो जाएगा। तो टी बराबर में क्या हो जाएगा 273.16 इंटू में पी अपॉन पी ऑफ ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर और जो अभी का प्रेशर है वो। अब 273.16 क्यों लिया, क्योंकि 273.15 क्या होता है हमारा सेल्सियस प्लस 273.15 करने पे केल्विन आ जाता है, और केल्विन 0.01 डिग्री सेल्सियस क्या होता है हमारा ट्रिपल पॉइंट होता है। तो हमने इसलिए 273.16 लिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ सकते हैं, तो हम एक बार बात कर लेते हैं। तो जो हमारा थर्मामीटर होते हैं, थर्मामीटर बेसिकली रेसिस्टेंस के बेसिस पे हो सकते हैं। हम कौन सी प्रॉपर्टीज को चेंज करें जिससे कि हमारा टेम्परेचर हो रहा है, मींस अगर हम रेसिस्टेंस जो है आर बराबर में आर नॉट 1 प्लस के अल्फा टी, जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करेंगे हमारा रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर चेंज में थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो हमारा रेसिस्टेंस में चेंज हुआ, तो हमने रेसिस्टेंस में चेंज को अगर हमने मेजर कर लिया तो हम टेम्परेचर बता सकते हैं कि हाँ टेम्परेचर कितना बढ़ा होगा, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस थर्मामीटर है। सेम थर्मोकपल का है, सेम क्या है थर्मोकपल का है। हमने क्या किया, थर्मोकपल किस पे काम करता है, सीबेक इफेक्ट पे। अब सीबेक इफेक्ट किस पे काम करता है, टेम्परेचर में जैसे ही चेंज होगा और टेम्परेचर के चेंज के बेसिस पे ईएमएफ जनरेट होगा। तो ईएमएफ को तो हम मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा चेंज हुआ होगा तो वोल्टेज ज्यादा जनरेट हुआ होगा। तो ईएमएफ के चेंज के बेसिस पे अगर हम थर्मोकपल टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, थर्मोकपल कहलाएगा। फिर हमारे पास में गैस थर्मामीटर भी होते हैं, क्योंकि गैस की प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर उसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम एक्सपांड करेगा। अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम में रखा हुआ है तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। अब यहां पे एक समझ के देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम हमने एक डिब्बे के अंदर गैस भर ली है, ठीक है। अब अगर हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर पहले कितना था और अभी कितना था, उसके बेसिस पे हमें क्या पता चल जाएगा, टेम्परेचर हमने कितना चेंज हुआ होगा इसके अंदर का, यही पता चल जाएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर हमारा इसी बेसिस पे काम करता है। तो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर है। तो ये क्या है हमारा, इसमें प्रॉपर्टी किसके बेसिस पे हम चेक कर पा रहे हैं, प्रेशर में चेंज के कारण हम चेक कर पा रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस में बात करें तो रेजिस्टेंस में चेंज होने के कारण हम टेम्परेचर को चेंज कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। अगर हम थर्मोकपल की बात करें तो ईएमएफ के चेंज होने के कारण हम टेम्परेचर चेक कर पा रहे हैं। ऐसे ही कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में हम वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, उस वॉल्यूम के चेंज के कारण हम पता कर पा रहे हैं टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है। क्लियर। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, थर्मामीटर वाले पार्ट हो गया। हमने वेरियस थर्मामीटर्स के बारे में बात कर ली और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली। अब हम एक बात करते हैं परपेचुअल मोशन मशीन की। परपेचुअल नाम से ही हमें पता चल रहा है जो हमेशा से बना हुआ है, जो कंटिन्यूअस है, ठीक है। परपेचुअल मोशन मशीन। तो परपेचुअल मोशन मशीन जो है हमारी दो काइंड की होती है, काइंड 1 और काइंड 2। तो इनमें काइंड 1 काइंड 2 में क्या है, परपेचुअल मोशन मशीन, ऐसी मशीन जो हमेशा कंटिन्यूअस काम करती रहे। परपेचुअल मोशन मशीन का पहले का बोलना है, काइंड 1 का, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विच कंटिन्यूअसली गिव सम वर्क विदाउट इंटरेक्शन विद एनी हीट सोर्स। मीन्स एक ऐसा इंजन बनाना या ऐसा इक्विपमेंट बनाना या ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो केवल कंटिन्यूअसली वर्क देती रहे और कुछ भी इंटरेक्शन ना करे, कहीं से भी उसको एनर्जी ना मिले और वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहे। तो ऐसा इम्पॉसिबल है। एक किसका बोलना है, काइंड 1 का, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब हम सेकंड काइंड भी इसके साथ में पढ़ लेंगे तो हमें आसान होगा दोनों में डिफरेंस करना। ये हमारे क्या है, हीट सोर्स है TH हाई टेम्परेचर, TL T लो टेम्परेचर। दो, एक हमारा सोर्स होता है, दूसरा सिंक होता है। और सोर्स और सिंक इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली रिजर्वायर बोलते हैं। अब रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, रिजर्वायर का मीन्स होता है जिनके पास में बहुत मेजर क्वांटिटी में कोई भी रिसोर्सेस अबंडेंट में अवेलेबल है। जैसे अगर हम सी की बात करें तो सी क्या है, एक रिजर्वायर है
जिसमें वाटर होल्ड है, बहुत सारा वाटर होल्ड है, तो ये क्या हो गया, वाटर का रिजर्वायर हो गया। ठीक है, सिमिलरली और भी सारी चीजों के रिजर्वायर हो सकते हैं। ठीक है, अब सोर्स जो है वो भी हमारा एक रिजर्वायर है, और सिंक जो है वो भी हमारा एक रिजर्वायर है। अब सोर्स कैसा रिजर्वायर है? सोर्स एक ऐसा रिजर्वायर है जो हायर टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है, और सिंक क्या है, लोअर टेम्परेचर पर मेंटेन्ड एक रिजर्वायर है। अब जो रिजर्वायर होते हैं, जैसे सी है, सी किसका रिजर्वायर है, वाटर का रिजर्वायर है। तो इसमें से सी में से हम कितनी भी क्वांटिटी का वाटर निकाल लें, तो रिजर्वायर की क्वांटिटी के ऊपर या रिजर्वायर के वाटर वॉल्यूम के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। वो इनफाइनाइट, बहुत ही स्मॉल होगा, मिनिस्कल मिनिस्कल स्केल का। अगर हम कितना भी पानी निकाल दें तो मिनिस्कल स्केल का होगा सी के कंपैरिजन में, अगर हम सी को रिजर्वायर मानते हैं। सिमिलरली हम अगर सोर्स की बात करें, तो सोर्स एक ऐसा रिजर्वायर है, अभी किसका रिजर्वायर है, सी वाटर का रिजर्वायर था, सोर्स जो है वो हीट का रिजर्वायर है। मींस इसके पास अबंडेंट में इतना हीट अवेलेबल है, इतना हीट अवेलेबल है कि अगर हम इसमें से कुछ अमाउंट की हीट अगर इंजन को दे दें तब भी इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, फिर भी इसके पास में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट रहेगी। तो सोर्स का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे सन। अब सन में से अगर हम कुछ हीट निकाल दें, और हम सन में से इतना हीट निकाल दें कि हम पूरे वर्ल्ड को एनर्जाइज कर दें, है ना, तब भी जाकर के सन के टेम्परेचर में कुछ इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो सोर्स का टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कम नहीं होता है अगर उसमें से हम हीट निकाल दें या हीट दे दें। अब सिंक की बात करें, सपोज दैट एक मेरे पास में रिवर है। अब इस रिवर के अंदर हम, रिवर का कुछ टेम्परेचर होगा, अब इस रिवर के अंदर हम कितना भी गर्म पानी डाल दें, कितना भी गर्म पानी डाल दें, कितनी भी क्वांटिटी का गर्म पानी डाल दें, वो क्या होगा, रिवर का टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या हो गया, सिंक क्या हो गया, एक ऐसा टेम्परेचर सोर्स जिसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, हम कितनी भी अमाउंट का हीट उसके अंदर दे दें, और वो कितने टेम्परेचर मेंटेन होगा, वो लोअर टेम्परेचर पर मेंटेन होगा। ठीक है, तो अब हमारा ये इंजन है, ये क्या कर रहा है, हाइयर सोर्स से हीट लिया इसने QH, और लोअर टेम्परेचर पर हीट को रिजेक्ट कर दिया, और कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किया, तो बराबर में क्या हो जाएगा, QH माइनस QL। इसकी हम आगे बात करेंगे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें इतना तो समझ में आ गया। तो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड का बोलना है कि हमने एक ऐसा इंजन तैयार किया हुआ है, जो हमारा सोर्स अगर ए है TH, और सिंक हमारा ए है TL, और ये हमारा इंजन है जो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट हीट लेने से और विदाउट हीट रिजेक्शन के। तो सपोज दैट हम एक आइडियल एग्जांपल की बात करते हैं, मोटरसाइकिल का इंजन है हमारे पास में। हमने मोटरसाइकिल का इंजन लिया, ना ही ये पेट्रोल ले रहा है, पेट्रोल में एनर्जी है, ना ही ये पेट्रोल ले रहा है, और ना ही एग्जॉस्ट से कुछ गैसेस निकाल रहा है, और कंटिन्यूअसली हमारी मोटरसाइकिल चल रही है। ऐसा हो सकता है क्या? हम ना ही उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं और ना ही एग्जॉस्ट निकल रहा है, और मोटरसाइकिल का इंजन जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ काइंड फर्स्ट काइंड जो है वो इम्पॉसिबल मशीन हो गई। अब सेकेंड काइंड का बोलना क्या है कि अगर हम एक हीट सोर्स से कुछ एनर्जी ले और टोटल का टोटल उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड कहलाएगा। मींस इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विच विल कन्वर्ट, जितनी अमाउंट की हीट वो ले रहा है उसी अमाउंट की हीट को वो वाटर में वर्क में कन्वर्ट कर दे, उसी अमाउंट की हीट को वो वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विच कन्वर्ट टोटल अमाउंट ऑफ हीट इनटू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, जितने भी हम उसको हीट दे रहे हैं उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो क्या होगा, इसको अगर हम रियल लाइफ से देखें, हम अगर एक मोटरसाइकिल का इंजन बनाए और वो ऐसा इंजन बनाए कि उसमें हम जितना भी पेट्रोल डाल रहे हैं उससे पूरा का पूरा हमें वर्क मिल जा रहा है, कोई भी एग्जॉस्ट के फॉर्म में कुछ भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड भी क्या है, इम्पॉसिबल मशीन है। ठीक, अब थर्मोडायनेमिक्स में एक नया चैप्टर आ जाता है, हीट एंड वर्क। तो हीट एंड वर्क को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम इसके बाद ही हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हीट और वर्क, हीट और वर्क क्या है, दोनों ही सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, हमारी यूनिट क्या है, सेम है। दोनों ही बाउंड्री फेनोमेना है, बाउंड्री फेनोमेना है। दोनों ही एनर्जी इन ट्रांजिट है, एनर्जी इन ट्रांजिट है।
दोनों ही इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अच्छा एक बार हम बात कर लेते हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल की और एग्जैक्ट डिफरेंशियल की, ये होता क्या है और कैसे हमें इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, कोई पहाड़ है और इसको हमें समिट करना है। ठीक है, यहां पे चोटी है और यहां से हम चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे ऐसे चढ़ेंगे तो तब भी पहुंच जाएंगे, इसको हम ऐसे 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 चढ़ेंगे तब भी यहां पे पहुंच जाएंगे, इसको हम ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे घूम घाम करके चढ़ेंगे तब भी हम पहुंच जाएंगे। मान लिया पहला वाला पाथ जो था वो ए था, दूसरा वाला पाथ जो था जो बी था, और तीसरा वाला पाथ जो था वो सी था। तो हमारा जो हीट और वर्क है, तो अगर हम ए पाथ के थ्रू जाएंगे तो हमारा वर्क कुछ और होगा, बी के थ्रू जाएंगे तो वर्क कुछ और लगेगा, सी के थ्रू जाएंगे तो वर्क कुछ और लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम तीनों के थ्रू अगर हम एल्टीट्यूड देखेंगे, एल्टीट्यूड में कितना चेंज हुआ, पाथ ए में जाएंगे तब भी सेम, पाथ बी में जाएंगे तब भी सेम, पाथ सी में जाएंगे तब भी सेम, एल्टीट्यूड तो सेम में सेम चेंज होगा। तो एल्टीट्यूड क्या हो गया हमारा, हम किसी भी पाथ के थ्रू जाए एल्टीट्यूड में चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो एल्टीट्यूड कैसी प्रॉपर्टी हो गई, एक एग्जैक्ट प्रॉपर्टी हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, अगर हम पाथ ए के थ्रू जाए तो वर्क कुछ और लग रहा है, पाथ बी के थ्रू जाए तो वर्क कुछ और लग रहा है, पाथ सी के थ्रू जाए तो वर्क कुछ और लग रहा है। तो क्या हो गया, ये तीनों इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया। तो इसलिए हीट और वर्क जो है वो दोनों ही हमारे क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब जब सारी प्रॉपर्टी सेम है तो डिफरेंस कहां पे आता है, हीट जो है वो लो ग्रेड एनर्जी है और वर्क जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी है, बस यही डिफरेंस है। एक क्लास में सारे बच्चे सेम हैं, कुछ टॉपर हैं कुछ टॉपर नहीं है, सभी क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लो ग्रेड के हैं कुछ हाई ग्रेड के हैं, वही डिफरेंस वर्क और हीट में है। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, एक साइकिल की बात करता है पहले तो, फिर क्लोज्ड सिस्टम की बात करता है। क्लोज्ड सिस्टम में एक साइकिल के अंदर जितना भी हमारा हीट इंटरेक्शन हो रहा है वो टोटल वर्क इंटरेक्शन के बराबर में होता है। सिंपल, एक इसका बोलना है फर्स्ट लॉ का बोलना है, मींस एनर्जी कंजर्व रहेगी हमारी। ठीक है, अगर हम किसी एक साइकिल की बात करेंगे उसमें जितना भी टोटल हीट का इंटरेक्शन हो रहा है वो टोटल वर्क के ट्रांसफर के बराबर में होता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ये किसके लिए है, साइकिल के लिए। अब साइकिल से जब हम प्रोसेस पे आते हैं तो क्या बन जाता है, डी क्यू बराबर में डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अभी हमने एक चीज को नोटिस करो, हमने यहाँ डी जो है वो डी ऐसा रखा हुआ है और यहाँ पे डी जो है वो ऐसा रखा हुआ है, क्यों, जो डी यू है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और डी डब्ल्यू या डी क्यू जो है वो क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये किसके लिए हो गया, ये प्रोसेस के लिए हो गया, एक सिंगल प्रोसेस के लिए, और ये किसके लिए हो गया, साइकिल के लिए हो गया। डीडब्ल्यू का कुछ भी हो सकता है, अगर वो पीडीवी वर्ग के बराबर में है तो वो हमारा सिस्टम जो हो गया फिर क्या हो जाएगा, ए ए वाला इक्वेशन फिर इस टाइप से हो जाएगा, डी क्यू बराबर में डी यू प्लस पीडीवी, और ये रिवर्सिबल साइकिल के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। अब हमारी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उन प्रोसेसेस में ये किसके लिए एप्लीकेबल है, प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो प्रोसेस बहुत सारी है हमारी, कौन कौन सी है, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस की बात करेंगे, पहली बात आती है कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक और आइसोपिस्टिक, पी से प्रेशर होता है तो पिस्टिक हो गया। फिर सेकंड प्रोसेस आती है हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम को आइसो कोरिक और आइसोमेट्रिक। फिर तीसरा आता है आइसोथर्मल, जहां कहीं पर भी हमने आइसो लगा के रखा हुआ है मतलब वो क्वांटिटी या वो पैरामीटर या वो प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, आइसो बारिक, बार बार में क्या होता है, प्रेशर होता है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसो कोरिक या आइसोमेट्रिक क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल, थर्मल क्या है, हीट है तो हीट कांस्टेंट रहेगा, मींस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा एडियाबेटिक, और एक हमारा लास्ट में आता है हमारा पॉलीट्रोपिक।
अब अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस में क्या होता है, पीवी बराबर में एनआरटी। अब जो भी हमारी आइडियल गैस होती हैं, आइडियल गैस को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा परफेक्ट गैस होगा और दूसरा इम्परफेक्ट गैस होगा। अब परफेक्ट गैस ऐसी गैसेस जिनका सीपी और सीवी का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इम्परफेक्ट के लिए क्या होगा, सीपी और सीवी की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो हमारे सीपी सीवी की वैल्यू चेंज होगी और वो गैस कैसी कहलाएगी, इम्परफेक्ट गैस कहलाएगी। परफेक्ट गैस की कंडीशन में सीपी और सीवी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब हमने ये चारों पांचों प्रोसेस बात कर ली है, तो इनके लिए हम कैसे बात करेंगे, अब हम बात कर लेते हैं एक बार। यहां पे सीपी स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट। अगर हम किसी के आगे स्पेसिफिक वर्ड ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाती है, वो कैसी प्रॉपर्टीज कहलाती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होगा, अगर हम किसी भी एम सी डेल टी, सी क्या स्पेसिफिक हीट है, क्यू बराबर में हीट है, तो इसको हम क्या बोले, एम बराबर में 1 कर दें, डेल टी बराबर में 1 डिग्री डिफरेंस, डेल टी है तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 1 डिग्री होगा, डेल क्यू बराबर में डेल क्यू हो जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, अगर हम किसी सिस्टम में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और उसका पर यूनिट मास में, पर यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने में जितनी भी हीट की क्वांटिटी हमें देनी पड़ेगी या रिजेक्ट करनी पड़ेगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कहलाएगी, उस सिस्टम की या उस मटेरियल की, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट हमारी दो तरीके से होती है, एक सीपी एक सीवी। सीपी कांस्टेंट प्रेशर और सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम। या तो हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्ट करेंगे या हीट एडिशन करेंगे, या कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्ट करेंगे या हीट एडिशन करेंगे, ठीक है। तो सीपी सीवी की बात होगी हमारी। अब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो आइडियल गैस की कंडीशन में क्या हो जाएगा, पीवी बराबर में एनआरटी होता है या एमआरटी, जो भी लेना है, ठीक है। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, V P इक्वल टू में कांस्टेंट है तो P1 बराबर में P2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और एडियाबैटिक की कंडीशन में क्या होता है, पी वी की पावर गामा बराबर में कांस्टेंट। अब एक लैम्डा या गामा जो हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है, स्पेसिफिक हीट सीपी अपॉन सीवी का रेशियो एक गामा कहलाता है, ठीक है, लैम्डा नहीं गामा कर देते हैं इसको, ठीक है। सीपी बाई सीवी का रेशियो क्या कहलाता है, गामा कहलाता है, और यही गामा हमने यहां पे लगा हुआ है। अब ये क्या होता है, एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है। ये कहां से आया हमारा, हम इसकी बात कर लेते हैं। अब एक हम सिंपल एग्जांपल समझते हैं। अगर हमारे पास में एक चैम्बर है या एक बॉक्स है या कोई सिस्टम है जो हमने पूरा कवर करके रखा हुआ है और इसके अंदर पानी भर के रखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, और हीट दे रहे हैं, क्लोज्ड है सिस्टम, तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में हमें हीट एडिशन कम करना पड़ेगा कंपेरिजन टू कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में, जब जिसमें हमें हीट कम ऐड करना पड़ रहा है, सीवी वो क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, सीपी ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सीपी में कुछ हमारी हीट का काम पिस्टन जो लगा हुआ है उसको मूव करने में भी चला जा रहा है, तो क्या होगा, उसमें वर्क ज्यादा चला जा रहा है, तो हमें ज्यादा हीट एड करनी पड़ रही है। तो कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में हमें टेम्परेचर चेंज करने में ज्यादा वर्क करना पड़ता है कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम में तो कुछ पिस्टन है ही नहीं ना, हमने पूरा कवर करके रखा हुआ है, तो पूरी की पूरी हीट इसी में जा रही है। लेकिन इसमें पूरी की पूरी हीट जो है वो हीटिंग करने में भी जा रही है और पिस्टन को मूव करने में भी जा रही है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना है। इसलिए सीपी हमेशा बड़ा होता है सीवी से, और सीपी बाई सीवी का रेशियो क्या कहलाता है, गामा कहलाता है। और हर एक गैस के लिए अपनी एक वैल्यू होती है सीपी और सीवी की, इसलिए गामा की वैल्यू भी हर एक गैस के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। और यहां पे जो एडियाबैटिक कांस्टेंट हमने लगाया हुआ है, ये हमने गामा लगा हुआ है, पीवी की पावर गामा बराबर में कांस्टेंट। तो हमारे पास में सारी प्रोसेस हो गई। अगर हम पी वी डायग्राम बनाएं तो पीवी डायग्राम कैसा बनेगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए पी बराबर में कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वी बराबर कांस्टेंट।
अब अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीवी बराबर में एनआरटी या एमआरटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी कांस्टेंट है, ये दोनों तो कांस्टेंट है ही पहले से, तो पीवी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, पीवी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम इसको ले सकते हैं बाय बराबर 1/x, ऐसे ही के फॉर्म में है क्या, बाय बराबर सी बाई एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। अब पीवी की पावर गामा बाई सी है, ए इसी के साथ में कर्व में आएगा। अब दोनों कर्व का हम एक बार स्लोप देख लेते हैं क्या है, एक हमारे पास में आइसोथर्मल है पीवी बराबर में सी आइसोथर्मल, और एक पीवी की पावर लैम्डा या गामा बराबर में सी है, ये क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक। अगर हम दोनों के स्लोप निकालें तो क्या आ जाएगा, डीपी बाई वी, डीपी बाई डीवी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डीपी बाई डीवी करेंगे तो माइनस के सी अपॉन वी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये लैम्डा है तो क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन डीवी बराबर में माइनस सी लैम्डा वी की पावर लैम्डा -1, वी की पावर माइनस लैम्डा था, माइनस लैम्डा +1 हो जाएगा, तो लैम्डा +1 हो जाएगा, ठीक है। एक इसके लिए हो गया, आइसोथर्मल के लिए हो गया, और डीपी अपॉन डीवी एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट वी की पावर, यहां पर लैम्डा भी आ जाएगा और लैम्डा +1 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर देखें सी बराबर में पीवी रख दें तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस पी अपॉन वी हो जाएगा, है ना, सी बराबर पीवी रख देंगे तो माइनस पी अपॉन वी हो गया, और यहां सी बराबर पीवी की पावर लैम्डा रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा पीवी की पावर लैम्डा अपॉन वी लैम्डा की पावर 1+1, कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा पी अपॉन वी, यही हो जाएगा। तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें इसको देखने से क्लियर पता चल रहा है, जो हमारा स्लोप है एडियाबैटिक का, डीपी अपॉन डीवी, किसका, एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो ज्यादा है किससे, डीपी अपॉन डीवी आइसोथर्मल से, और कितने गुना ज्यादा है, लैम्डा गुना ज्यादा है, ठीक है। तो हमारे लैम्डा गुना ही ज्यादा है, यहां पर लैम्डा आ गया, माइनस लैम्डा पी अपॉन वी है, माइनस पी अपॉन वी है। तो हम सारी प्रोसेस को अगर हम पीवी डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि इसमें इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू में डायरेक्ट बोल देता है कि पीवी डायग्राम में इस प्रोसेस को बनाओ, कांस्टेंट प्रेशर को बनाओ, कांस्टेंट वॉल्यूम को बनाओ, वो देखते हैं कि आप कैसे बना रहे हैं, वो तुरंत बोल देगा कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों को बनाओ, अब आप बनाते रहेंगे। तो समझना बहुत जरूरी है, ये पी है, ये भी है, ठीक है, ये पी डायग्राम हो गया, भी डायग्राम हो गया। अब हमने बीच में ऐसी लाइन खींच ली। अब एक हमारा दो प्रोसेस होती है, कंप्रेशन और एक्सपांशन, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर की कौन सी होगी लाइन, P = 2 में कांस्टेंट, और यहां पर भी P = 2 में कांस्टेंट हो गया, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम V = 2 में कांस्टेंट और V = 2 में कांस्टेंट हो गया। अभी हमें किसकी बात करनी है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, दो रह जाती है हमारी प्रोसेस, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे पीवी की पावर n, अगर हम पीवी की पावर n बराबर कांस्टेंट बोले, ठीक है, तो n बराबर कितना रखें कि हमारी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाए, n बराबर 0 रखेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया। अगर n बराबर इनफाइनाइट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। अगर n बराबर में 1 रख देंगे तो आइसोथर्मल हो जाएगा, और n बराबर में गामा रख देंगे तो एडियाबैटिक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी चारों प्रोसेस हो गई। अब यहां पे हम P = कांस्टेंट ना कर करके हम n की वैल्यू लिखेंगे, तो n बराबर में 0 से लेकर के n बराबर में इनफाइनाइट तक है, क्लियर, n बराबर 0 से लेकर के n बराबर इनफाइनाइट तक है। अब हमें ये चीज समझना है कि हमारा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा या इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, कहां पे कौन सी प्रोसेस बनेगी, हमें ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो हम नॉर्मल सा एक कॉमन एग्जांपल समझते हैं। तो अगर हम आइसोथर्मल की बात करेंगे, आइसोथर्मल में क्या होगा, अगर हम पीवी बराबर में कांस्टेंट करेंगे, पी बराबर में कांस्टेंट अपॉन वी हो जाएगा।
अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाते जाएं और वॉल्यूम कम होता चला जाए, तो कहां पे होगा, अगर हम प्रेशर बढ़ाएं और वॉल्यूम कम होता जाए, यहां पे होगा क्या, नहीं होगा। प्रेशर बढ़ाएं और वॉल्यूम कम हो जाए, ये होगा ना, तो यहाँ पे ये वाला हो गया। तो ये हमने प्रेशर बराबर में कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एन बराबर में 1 हो गया। अब एन बराबर में गामा, गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 होती है, किसके लिए, एयर के लिए। तो अगर 1 है, अगर हम नॉर्मल थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर इन्फानाइट है, तो यहां पे आएगा एडियाबैटिक, एन बराबर में गामा, और ये कंप्रेशन 0 से लेके इन्फानाइट चल रही है। अगर सिमिलरली यहां पे बनाए तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये एन बराबर में 1 हो जाएगा और एन बराबर में गामा हो जाएगा, और ये ऐसी प्रोसेस चल रही है। अब हमें यहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कैसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है। यहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो कंप्रेशन हो रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये कौन सी हो गई, एक्सपांशन हो गया। ठीक है, तो सारी प्रोसेस हमने ड्रॉ कर ली किसमें, पीवी डायग्राम में। ठीक है, अब एक हमारी प्रोसेस हो जाती है जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या है, अगर जहां कहीं कोई भी नहीं आ रहा हो, किसी को कोई नहीं बुला रहा हो, तो पॉलीट्रोपिक वहां पे आ जाता है। हर कहीं पे कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं, तो पॉलीट्रोपिक भी बिन बुलाया मेहमान है। तो ये बोलता है कि भाई देखो, हम तुमने हमें बुलाया नहीं लेकिन फिर भी हम आ गए, तो इसको हम बोलते हैं पीवी की पावर एन बराबर में कांस्टेंट। और जो एन की वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है और गामा से छोटी होती है। तो ये कहां पे आएगा, एक ये है गामा ये, तो पॉलीट्रोपिक यहां कहीं आएगा, और एक ये है गामा ये, तो पॉलीट्रोपिक यहां कहीं आएगा। बस ये हो गया तुम्हारा टोटल पीवी डायग्राम पे सारी प्रोसेस हो गई। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो जाने के बाद में हमें क्या है, वर्क की बात करनी है, क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क होता है, W बराबर में पीडीवी वर्क होता है। तो हर एक प्रोसेस के लिए अगर हम वर्क निकालेंगे, कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में निकालेंगे, तो वर्क बराबर में क्या हो जाएगा, P इंटू में डीवी। कांस्टेंट प्रेशर है तो P तो बाहर आ गया, क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में वर्क बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू में डीवी। वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में 0 हो गया। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन में बात करते हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन में W बराबर में P इंटू में डीवी। पीवी बराबर में क्या है, कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन V इंटू में डीवी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाता है, P1 V1 ln V2 बाई V1। तो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन, कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन में वर्क डन आ गया। अगर हम एडियाबैटिक की बात करें, तो एडियाबैटिक की कंडीशन में वर्क डन बराबर में होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। और अगर हम इसमें, ये एडियाबैटिक है, हमारा बिन बुलाया मेहमान, बिन बुलाया मेहमान कौन है, पॉलीट्रोपिक। तो पॉलीट्रोपिक की कंडीशन में क्या हो जाएगा, जहां पे गामा है वहां पे एन रख दो, वही हमारा क्या हो गया, पॉलीट्रोपिक की कंडीशन में वर्क डन हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमें वर्क निकालना था, पीडीवी वर्क निकालना था, सारी प्रोसेस समझनी थी, उनका पीवी डायग्राम में कैसे हमें ड्रॉ करना है वो में समझना था। इससे रिलेटेड फिर आपके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपके जो अगर थ्योरेटिकल है तो उसमें इतना ही है। ठीक है, अभी जो हमने बात की है वो क्लोज सिस्टम के लिए बात की है। अब हम बात करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए, या हमारे ओपन सिस्टम के लिए। अगर हमारे पास में ओपन सिस्टम रहेगा तो ओपन सिस्टम में क्या होगा, ओपन सिस्टम के लिए हमारा जितना भी ये है हमारा ओपन सिस्टम, यहां से कुछ आ रहा है, यहां से कुछ जा रहा है, यहां पे कुछ फ्लूइड आया, यहां पे कुछ फ्लूइड गया, यहां से कुछ एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, कुछ इसने वर्क किया। ठीक है, ये है हमारा क्या, ओपन सिस्टम है। ठीक है, तो ओपन सिस्टम की कंडीशन में क्या होगा, हमारा कितना हीट आ रहा है, अगर हम Q बराबर में W प्लस के डी यू, यही बोलते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है, एक हमारा जो फ्लो वर्क है वो भी ऐड हो जाता है। कौन सा वर्क ऐड हो जाता है, फ्लो वर्क भी ऐड हो जाता है। ठीक है, फ्लो वर्क क्या होता है, पीवी वर्क। ठीक है, पीवी वर्क भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम की कंडीशन हो जाएगा। अगर हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होगा, अगर इसके अंदर कोई भी मास का एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वही डी क्यू, जो इसके अंदर एनर्जी है डी क्यू
ठीक है, प्लस बराबर में अब डी यू क्या होगा, जो हम डी यू या डीई लिख सकते हैं, जितनी भी टोटल एनर्जी हो, टोटल एनर्जी कौन सी होगी, डी यू तो होगी प्लस अभी जो फ्लो वर्क के कारण एनर्जी है P1 V1 माइनस P2 V2, ए भी हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा U2 माइनस U1 और P2 V2 माइनस P1 V1 फ्लो वर्क के कारण। ठीक है, ए जो चेंज हुआ प्लस जो वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी हुई V2 स्क्वायर बाई 2 माइनस V1 का स्क्वायर बाई 2, फिर जो हमारा GZ2 माइनस GZ1, जो भी हमारी डेटम की एनर्जी हुई या जो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ और जो हमारी फ्लो वर्क एनर्जी का चेंज हुआ और जो हमारा U2 माइनस U1 जो इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ प्लस DW, हमने सारी एनर्जी अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल सिस्टम में हमारी DQ हीट अगर आ रही है और ये DW वर्क कर रहा है हमारा, तो सिस्टम के लिए हमने ये प्रोसेस बना दी पूरी। ठीक है, ये क्या होगा, स्टडी फ्लो की कंडीशन में अगर कंटिन्यूसली इतनी हीट आ रही है, इतना वर्क हम दे रहे हैं, इतना हमारा फ्लो वर्क है, ये क्या है, फ्लो वर्क है और इतना हमारा काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा है इतना कंटिन्यूस बेसिस पे, इतना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो रहा है, तो हमने ऐसे लिख लिया। अब हम एक टर्म हमारा U2 प्लस P2 V2 एक कांस्टेंट आ रहा है तो उसको हम क्या देते हैं, एंथैल्पी नाम दे देते हैं। तो DQ बराबर में क्या हो जाएगा, एंथैल्पी H2 माइनस एंथैल्पी H1 प्लस V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस Z2 माइनस Z1 और जितना भी हमने वर्क दिया या वर्क प्रोड्यूस हो रहा है हमारा उतना। ठीक है, हम मान के चलते हैं हमारा कोई भी वेलोसिटी में ज्यादा चेंज हो नहीं रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज हो नहीं रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाता है DQ बराबर में H2 माइनस H1 प्लस DW। अब इसको समझने के लिए हम फ्लो वर्क के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं और फिर हमें समझ में आ जाएगा कि फ्लो वर्क में हमारा वर्क कैसे होता है। ठीक है, स्टडी फ्लो की कंडीशन में अगर हम नोजल की बात करें, क्या है हमारे पास में, नोजल है, नोजल ऐसा होगा, ये हम इसको मान ले रहे हैं पूरा का पूरा ये इंसुलेटेड है। ठीक है, यहां से फ्लूइड आया, यहां से फ्लूइड गया। ठीक है, तो ये वन एंट्री वाला पॉइंट हो गया और ये एग्जिट वाला पॉइंट हो गया। इसमें कोई हीट का इंट्रैक्शन हो रहा है, Q बराबर में है, नहीं है। कोई वर्क प्रोड्यूस हो रहा है नोजल में, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे V1 वेलोसिटी है, एग्जिट पे V2 वेलोसिटी है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं नोजल में क्या होती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और V1 क्या होगी, एकदम इनफाइनाइटली स्लो रहती है V2 के कंपेरिजन में। तो V1 को हम क्या मान सकते हैं, कम मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा DQ बराबर 0 बराबर में H2 माइनस H1। ठीक है, V2 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, डेटम हम दोनों को सेम लेवल पे रखे हुए हैं तो 0 हो जाएगा। जो हमारा वर्क हुआ वो 0 है, तो हमारा एनर्जी इक्वेशन इतना बन गया, तो V2 का स्क्वायर बाई 2 बराबर में H2 माइनस H1 हो गया। ठीक है, ये किसकी कंडीशन में हो गया, नोजल की कंडीशन में। हम एक और देख लेते हैं, कंप्रेसर देख लेते हैं या टरबाइन देख लेते हैं। तो हम टरबाइन देखते हैं। टरबाइन की अगर हम कंडीशन बात करें तो टरबाइन हमारा कैसा होगा, एक्सपांड करती है ना स्टीम हमारी, तो ऐसा होगा। अब टरबाइन भी हमारा क्या मान लिया, इंसुलेटेड है, तो बाहर से कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, जो टरबाइन है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टोटल वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो W कुछ ना कुछ है इसकी वैल्यू। ठीक है, स्टीम इनलेट यहां पे है और एग्जिट कंडीशन यहां पे है। ठीक है, अब टरबाइन में जो इनलेट की स्टीम की वेलोसिटी है, जो आउटलेट की स्टीम की वेलोसिटी है, लगभग V1 बराबर में V2 है। ठीक है, अब जो डेटम पे है दोनों ही सेम लेवल पे हैं, तो Z1 बराबर में Z2 हो जाएगा, कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो अभी हम यही सारी वैल्यू इसमें रखेंगे, तो DQ बराबर में 0 हो गया, बराबर में H2 माइनस H1 हो गया। ठीक है, V2 माइनस V1 हमारा 0 हो जाएगा, GZ2 माइनस Z1 ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन जो DW है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वर्क रहेगा, तो W बराबर में क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, टरबाइन के लिए वर्क डन हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या है, ओपन सिस्टम है, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की कंडीशन में जैसे बात कर ली। ठीक है, अभी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है,
जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए हम बात कर लेते हैं एक और। अगर हमारा सिस्टम स्टेडी ना होकर के अनस्टेडी है तब क्या होगा? अभी तो स्टेडी था, अगर हमारा सिस्टम अनस्टेडी है, अनस्टेडी सिस्टम है तब क्या होगा? अनस्टेडी सिस्टम की कंडीशन में हमारा क्या होगा? मास का एक्यूमुलेशन होगा और एनर्जी का एक्यूमुलेशन होगा। तब हमारे दो इक्वेशन बनेंगे। क्या बनेंगे? जो हमारा m इनलेट है माइनस m एग्जिट है, उसमें मास का इनलेट एग्जिट में क्या होगा? एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो m एग्जिट माइनस m इनलेट बराबर में क्या होगा? dm डॉट बाई dt। टाइम के साथ में इतना हमारा क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन हो रहा है, एग्जिट में, इनलेट में, ठीक है। ऐसे ही हमारा एनर्जी का एक्यूमुलेशन हो रहा है, डी अपॉन डी टी बराबर में क्या हो जाएगा? एनर्जी इन एग्जिट माइनस एनर्जी इन इनलेट। तो हमें पता चल जाएगा कितना हमारा एनर्जी का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये क्या है? हमारे अनस्टेडी सिस्टम के लिए मास एक्यूमुलेशन होगा और एनर्जी एक्यूमुलेशन होगा, तभी ना हमारा अनस्टेडी है, स्टेडी सिस्टम नहीं है ना। तो फर्स्ट लॉ में इतना ही है, अब हम सेकंड लॉ की बात करेंगे, ठीक है।